बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को हम नाम दे सकते हैं, बाकायदा टाइटल दे सकते हैं, ब्रुकफील्ड स्कूल। अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो नावल्स पढ़ने का, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश में ख़ास तौर पे हर चैप्टर का एक टाइटल दिया जाता है। जनरली नावल्स में हर चैप्टर का एक टाइटल दिया जाता है। यहाँ पे गुड बाय मिस्टर चिप्स में टाइटल नहीं दिया गया, लेकिन उस चैप्टर के अंदर कंटेंट्स देखकर हम खुद उसका एक टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 में हम अगर देखें तो उसको हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। उसमें बहुत बुनियादी तौर पर जो चैप्टर है, नावल है, उसका इंट्रोडक्शन करवाया गया। चैप्टर 2 में हम देखेंगे ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में डिटेल से हमें बताया जा रहा है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ और इसकी तारीख कैसे रही। आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ बनाए हैं। इस्टेब्लिश्ड इन एलिज़ाबेथन एज, ठीक है। उसके बाद ये बताया गया कि जॉर्ज द फर्स्ट के ज़माना में, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये चीज़ें आपको समराइज़ कर दी थी मैंने जो पहला लेक्चर था चैप्टर 1 का। तो उसमें मैंने आपको ये प्रोनाउंसिएशन के हवाले से ये एक टिप दी थी कि जॉर्ज द फर्स्ट इसका प्रॉपर तरीका है। इस तरह कोई भी किंग है, चाहे हेनरी है, रिचर्ड है या जो भी, उसके साथ जो एक नंबर दिया होता है, रोमन नंबर, उसको हम दा उसके साथ लाजमी लगाते हैं। उसके बाद उसका ऑर्डिनल नंबर हम लगाते हैं, कार्डिनल नहीं लगाते। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, और इसी तरह ऑर्डिनल जो है ना वो ऑर्डर से निकले हैं, तरतीब, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हम ऑर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं बोलते वक्त, जॉर्ज द फर्स्ट, जॉर्ज द सेकंड, सो ऑन। ये जो एलिज़ाबेथन एज है, ये क्वीन एलिज़ाबेथ के ज़माने में मतलब स्कूल बनाया गया था। तो उस वक्त जो क्वीन थी, शी वाज एलिज़ाबेथ द फर्स्ट। अब जो क्वीन है, शी इज़ एलिज़ाबेथ द सेकंड, एंड सो ऑन। उसके बाद एब एंड फ्लो, उतार चढ़ाव आता रहा इसकी तारीख में। कभी ये बहुत फेमस हो जाता और कभी ये बहुत ज़वाल पजीर हो जाता, इतना ज़्यादा कि लगने लगता कि शायद इसको बंद ही करना पड़ेगा, स्कूल क्लोज़ करना पड़ेगा और इसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर 2 है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसकी रीडिंग, इसके सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स को हम फोकस करते हुए, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसकी, ये हम देखते चले आ रहे हैं सेकंड ईयर में। चैप्टर 2 हमारे सामने है, लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग। इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन मैं इसको आसान करके आपको समझा दूंगा। अक्रॉस द रोड, सड़क के पार, ये व्यू कहाँ से लिया जा रहा है, मतलब अक्रॉस द रोड कहाँ से। मिस्टर चिप्स जब नावल स्टार्ट होता है तो 10 साल से ज़्यादा अरसा से मिसेस विकेट के यहाँ रिहाइश पजीर है। वहाँ से अगर देखा जाए तो ब्रुकफील्ड कहाँ है, अक्रॉस द रोड, क्योंकि अक्रॉस एक ऐसा कह सकते हैं प्रेपोजिशनल सेंस है कि जब तक कोई एक रेफरेंस क्लियर ना हो कि कहाँ से बात की जा रही है तो बात पूरी तरह क्लियर नहीं होगी। सड़क के पार, कहाँ से देखा जाए सड़क पार, अक्रॉस द रोड, बिहाइंड अ रैम्पट। रैम्पट क्या है, कतार। फसील उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हिफाजती दीवार, रैम्पट। तो ये कोई किला टाइप नहीं था, फोर्ट नहीं था, ना ही कोई हिफाजती दीवार बनी हुई थी। ये सिर्फ बात करने का अंदाज़ आप देख लें। रैम्पट ऑफ एंशंट एल्म्स, एंशंट का मतलब होता है कदीम, पुराना। एल्म ये दरख्त हैं, तो कदीम एल्म दरख्तों की एक फसील सी बनी हुई थी इसकी अपनी बाउंड्री वाल के बाहर। तो यूँ लगता था कि एक कुदरती फसील बनी हुई है, हिफाजती दीवार बनी हुई है। तो उसके पीछे बिहाइंड अ रैम्पट, बिहाइंड का मतलब आपको मालूम है पीछे, ले मौजूद था, सिचुएटेड, ब्रुकफील्ड। तो ब्रुकफील्ड कहाँ वाक़या था, मिसेस विकेट के यहाँ मकान के बाहर खड़े होकर अगर देखा जाता तो सड़क के पार एक कदीम एल्म दरख्तों की एक कतार थी। उन दरख्तों की कतार के पीछे ब्रुकफील्ड वाक़या था। रसेट, रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन वही कलर है, अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में भी सरकारी इमारतों का जो रंग है वो रेडिश ब्राउन ही होता है, आपने गौर अगर किया हो तो। ये एक ऐसा हेरिटेज है, एक ऐसी इनहेरिटेंस है, जो कि लेगेसी है, जो ब्रिटिश दौर से चली आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने छेड़ी नहीं हैं उस दौर से, क्योंकि वो हमने उनको अहम नहीं समझा शायद।
रसेट रेडिश ब्राउन मैंने बताया। अंडर इट्स ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर, ऑटम मौसम खिजां को बोलते हैं। मेंटल का मतलब होता है लेयर, तय। क्रीपर एक बेल होती है, बेल एक ऐसा पौधा है जो कि क्लाइंबिंग होता है, खुद ब खुद जो है ना ऊपर जाता है, लेकिन इसका अपना तना इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, तो जनरली ये दरख्तों के इर्द गिर्द बल खाता हुआ ऊपर चला जाता है। या फिर अगर लोगों ने खुद अपने शौक से बेल घर में लगाई हुई है तो उसको किसी थ्रेड के साथ चलाते हैं, धागे के साथ चलाया जाता है। तो ये पूरा मंजर आप इमेजिन करें ज़रा कि मिसेस विकेट के यहाँ मकान के बाहर खड़े खड़े होकर देखा जाता तो एक दरख्तों की, कौन से दरख्त, एल्म दरख्त। अब इसका तर्जुमा अगर करें तो तर्जुमा इसका नहीं मिलेगा हमें। अगर लेकिन इसका हाइपर नेम देखा जाए, मतलब ये देखा जाए कि ये दरख्तों की किस ख़ानदान से है, तो ये देवदार के दरख्तों के ख़ानदान से है, उसकी एक सब टाइप से ही कहा जा सकता है इसको। तो मिसेस विकेट के मकान के बाहर खड़े होकर देखा जाता तो एल्म दरख्तों की एक कतार, लंबी कतार थी घने दरख्तों की, उसके पीछे ब्रुकफील्ड की रेडिश ब्राउन बाउंड्री वॉल देखी जा सकती थी, जो कि दीवार के ऊपर एक बेल चल रही थी, ठीक है ना, दीवार के ऊपर एक बेल चल रही थी, जो वो बेल जो कि अमूमन मौसम ख़िज़ां में, ऑटम में ग्रो करती है। तो बिल्डिंग के अंदर चलते हैं तो बिल्डिंग कैसी थी, ये ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, ये 18वीं सदी ईसवी के ज़माने की एक इमारत थी, सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रेंगल, जिसके अंदर एक सहन था। क्वाड्रेंगल एक ऐसा सहन होता है जिसके चारों तरफ इमारतें हों। ये जनरली रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में होता है, यानी इसकी वर्ड को देखकर आप ये मत समझेंगे ये रेक्टेंगल से है तो ये रेक्टेंगल ही सहन होना चाहिए, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। आप इसको बाकायदा सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं मेरी बात को, कि स्क्वायर भी हो सकता है, मुरब्बा शक्ल में इसकी चारों साइड्स इक्वल हों, ऐसा सहन भी मुमकिन है। और मुस्ततील उर्दू में इसे कहते हैं रेक्टेंगल, ऐसे फॉर्म में भी सहन मुमकिन है। लेकिन चाहे स्क्वायर फॉर्म में हो चाहे रेक्टेंगल फॉर्म में हो, ये बात तय है कि उसके चारों तरफ इमारतें होंगी। तो मतलब उसका बाहर निकलने का तरीका फिर क्या होगा, रूम्स होंगे, उन रूम्स में डेफिनेटली ओपनिंग जो है वो बिहाइंड द बिल्डिंग भी होगी यकीनन। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगल। 18th सेंचुरी बिल्डिंग क्यों थी, क्योंकि मैंने क्या बताया शुरू में आपको, ये बताया कि ये इट वाज रीबिल्ड इन द रेन ऑफ जॉर्ज द फर्स्ट। तो ये जॉर्ज अव्वल का जो ज़माना था ये 1714 से लेकर 1727 तक था। तो उस लिहाज से फिर देखें तो ये कौन सी सेंचुरी थी, 1714 टू 1727। ऑफ कोर्स इट वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, इसलिए 18th सेंचुरी बिल्डिंग बात हुई है हमारे टेक्स्ट के अंदर। इट वाज अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग। अगरचे कायम एलिज़ाबेथ के दौर में हुआ था, एलिज़ाबेथन जो दौर था वो 1558 से लेकर 1603 तक था, तो वो तो 16वीं सदी बनती है। लेकिन ये 18th सेंचुरी बिल्डिंग कहाँ से आ गई, इतना मशहूर हो गया, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, इसकी स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसकी इमारत जो पहले वाली थी उसको गिरा कर उसमें तोसी करनी पड़ी, उसमें काफ़ी सारे इजाफा करना पड़ा। तो नाउ इट वाज ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग centered upon a quadrangle and there were acres of playing fields beyond away, दूर। अगर बिल्डिंग से ज़रा हटते तो acres of playing field, काफ़ी वसी हमारे पास खेलों के मैदान वहाँ पे मौजूद थे। ये एक स्टेट स्कूल था, एक सरकारी स्कूल था, तो उसमें आप जानते हैं सरकारी स्कूलों में वास्ट प्लेइंग फील्ड्स हमें मिल जाते हैं। प्राइवेट इदारों में आमतौर पे बिल्डिंग जो है ना वो चूँकि उन्होंने खुद ख़रीदनी होती है ओनर्स ने, तो वो ज़्यादा उस पर ख़र्चा वगैरह नहीं करते जनरली, इसलिए आमतौर पे आपने यही अभी भी यही चल रहा है कि जो निजी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर आमतौर पर जो प्लेइंग एरिया होता है इतना ज़्यादा वसी नहीं होता, यानी कि इस तरह ग्राउंड्स वगैरह हर खेल के ग्राउंड अमूमन मिल जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में। इस तरह प्राइवेट इदारों में कम मिलते हैं। एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, यानी कि इमारत से ज़रा दूर हटते वहाँ पर खेलों के वसी मैदान थे। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज एंड द ओपन फैन कंट्री। तो थोड़ा सा वसी मज़ीद अगर करें, मतलब कि ड्रोन व्यू हम ले रहे हैं, तो पहले उसने सिर्फ दीवार को फोकस किया, उसके बाद उसने पूरी बिल्डिंग को फोकस किया, उसके बाद अब ये उसका मुकम्मल जो हदूद अरबा है वो हमें बता रहा है कि स्मॉल डिपेंडेंट विलेज। थोड़ा सा मज़ीद ड्रोन ऊपर जाए तो हमें ये पता चलता है कि इसके करीब एक छोटा सा
डिपेंडेंट विलेज था, खुद कफील नहीं था, ये डिपेंडेंट था, मुनहसिर था। इसका इन्हिसार रहने वालों का करीब किसी रहने वाले और टाउन पे था। अमूमन घर की जो इस्तेमाल की अशिया थी उनको लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था। वहाँ पे सारी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी जो है ना वो नहीं मिलती थी। एंड ओपन फैन कंट्री, फिर दलदली इलाका भी इसके करीब था। फैन मार्शी एरिया को बोलते हैं। कंट्री यहाँ पे मतलब मुल्क नहीं है, ये देहात ही है बेसिकली, कंट्री साइड जिसको हम बोलते हैं। ब्रुकफील्ड एज वेदर बॉय हैड सेड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन। जिस तरह के वेदर बॉय ने ब्रुकफील्ड के बारे में मिस्टर चिप्स से पहली मुलाकात में कहा था कि ये एक पुराना इदारा था। फाउंडेशन के बारे में आपको मैंने ये बताया था कि ये एक ऐसा इदारा होता है कि जो कि लोगों की डोनेशन से चलता है, और यहीं पे इस पैराग्राफ के अंदर ही हम देख लेंगे कि वो डोनेशंस कहाँ से आती हैं जनरली। इट वॉज एन ओल्ड फाउंडेशन, ये एक पुराना इदारा था। एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ एलिज़ाबेथ, रेन टन्योर को बोलते हैं, दौर इक़्तिदार ऑफ एलिज़ाबेथ। ये रेन आपके लिए नया वर्ड नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में पेयर्स ऑफ वर्ड्स में आपने रेन और रेन का पेयर ज़रूर पढ़ा होगा। पहला क्योंकि होमोफोन्स हैं, इन साउंड दोनों की मिल एक जैसी है बिल्कुल, रेन बारिश वाला और रेन ये वाला, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं दोनों के। रेन दौर इक़्तिदार को बोलते हैं, जितना अरसा एक हुक्मरान तख्त पे रहे, हुकूमत में रहे। एलिज़ाबेथ के ज़माना में, एलिज़ाबेथ, अब ये देखें ये नावल 1934 में लिखा गया, 1934 में। तो उस वक्त जो मलका एलिज़ाबेथ दोम है, एलिज़ाबेथ द सेकंड है, जो अब हुक्मरान है, जो अब क्वीन है ब्रितानिया की, उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, क्योंकि 1926 में इसकी पैदाइश हुई। जो अब एलिज़ाबेथ है दोम, इसकी पैदाइश 1926 में हुई थी। और ये कब इक़्तिदार में आई थी? ये इक़्तिदार में आई थी 1952 में, 1952 में। और अब ये इतना ज़्यादा इक़्तिदार किसी और मलका या बादशाह का नहीं रहा जितना कि इस मलका का रह चुका है। तो रिपीट करता हूँ मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ सारी, कि 1934 में नावल लिखा गया, उस वक्त मलका की उम्र सिर्फ 8 साल थी। और ये लिखने वाले को भी कहाँ पता था कि ये जो नई एलिज़ाबेथ दोम भी हमारे सामने जल्दी ही आ रही है, 18 साल बाद, तकरीबन 1934 के 18 साल बाद, यानी कि 1952 में। इसलिए उस वक्त एलिज़ाबेथ द फर्स्ट और सेकंड का तस्वर ही पैदा नहीं होता था। इसलिए इसने यहाँ पे क्या लिखा है, रेन ऑफ एलिज़ाबेथ। अगर एलिज़ाबेथ अब 1952 के बाद अगर लिखता तो फिर ये ज़रूर यहाँ पर एलिज़ाबेथ द फर्स्ट उसने लिखना था। चूँकि उसके बाद एलिज़ाबेथ कोई उस वक्त 1934 तक नहीं आई थी, इसलिए उसने यहाँ पर द फर्स्ट द सेकंड वगैरह कुछ नहीं लिखा। एज अ ग्रामर स्कूल, इसकी इब्तिदा कैसे हुई थी? ग्रामर स्कूल 16th सेंचुरी में और उससे पहले काफ़ी सारे उस दौर में बने थे। ग्रामर स्कूल वो स्कूल होता था जो कि आम तौर पे बेसिकली लातीनी ज़ुबान पढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उसको जनरल सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया, स्टेट ओन सेकेंडरी स्कूल, उसमें बाकी तमाम सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाने लगे। तो ग्रामर स्कूल ऐसा होता है। तो मतलब ग्रामर स्कूल आप कह सकते हैं कि लेटिन पढ़ाने के लिए है, तो लेटिन में डेफिनेटली ग्रामर भी मस्ट होती थी, तो इसलिए उसको ग्रामर स्कूल बोल दिया जाता था। लातीनी की बड़ी अहमियत थी, आमतौर पर उनका जो रिलीजियस लिटरेचर था क्रिश्चियंस का, वो सारा का सारा लातीनी ज़ुबान में ही जनरली मिलता था ज़्यादातर। तो ग्रामर स्कूल के तौर पर इसकी इब्तिदा हुई कब हुई? एलिज़ाबेथ के दौर में। एलिज़ाबेथ का दौर कब था? 1558 से लेकर 1558 से लेकर 1603 तक, 1603 ईस्वी तक। विद बेटर लक इट माइट हैव बिकम एज फेमस एज हैरो। हैरो और ईटन दो बहुत फेमस स्कूल्स हैं ब्रिटेन में, हैरो और ईटन, ठीक है, ETON, हैरो आपके सामने लिखा हुआ है। हैरो का जिक्र फर्स्ट ईयर एट हैरो में भी है, जो कि चैप्टर 11 है बुक 2 का, हीरो का फर्स्ट चैप्टर है हीरोज़ में। उसमें सर विंस्टन चर्चिल के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ मिलेगी, वहाँ उसको जाके हम पढ़ेंगे वापस नावल के बाद हम। तो हैरो और ईटन दो बहुत फेमस स्कूल्स थे। तो कहा जा रहा है कि अगर इस स्कूल की किस्मत ज़रा अच्छी होती, मुकद्दर अच्छा निकलता, तो फिर ये हैरो की तरह मशहूर हो सकता था। इट्स लक हाउएवर हैड बिन नॉट सो गुड, लेकिन इतनी ज़्यादा इसकी किस्मत अच्छी नहीं रही थी कि हैरो जितना मशहूर ही हो जाता। द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, यही बात मैंने आपको बताई शुरू में। एब एंड फ्लो का क्या मतलब है? उतार चढ़ाव आते रहे इसकी हिस्ट्री में। वेंट अप एंड डाउन, कभी ये बहुत फेमस हो जाता, कभी ये बहुत जवाल पजीर हो जाता। ड्विंडलिंग ऑलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस एट वन टाइम, बिकमिंग ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अनदर। ड्विंडल, जवाल पजीर होना, ठीक है, नीचे की तरफ आना। इट वॉज यहाँ पे इसको मुकम्मल करते हैं पहले।
Dwindling almost to non-existence at one time, कभी तो इसका वजूद ख़तरे में पड़ जाता, इतना ज़्यादा ज़वाल पजीर हो जाता कि नॉन एग्जिस्टेंस, ऐसा लगता कि है ही नहीं, लोगों के जहनों से निकल जाता, दाखला होना ही बंद हो जाता, बहुत थोड़े स्टूडेंट्स इसमें रह जाते। और फिर कभी क्या होता, बिकमिंग ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अनदर, इलस्ट्रियस का मतलब वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा नामवर हो जाता, बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता, लोगों के दिलो दिमाग में छा जाता, इसके एडमिशन्स बहुत ज़्यादा होते, इवन वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते कि कब कोई और स्टूडेंट किसी और जगह जाए, हैरो में दाखिला फ़र्ज़ करें किसी का हो जाए तो वो चला जाएगा यहाँ से, तो कोई और स्टूडेंट उसमें उसकी जगह लेने के लिए तैयार बैठा होगा, तो ये सूरत हाल भी बन जाती। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दिस लेटर पीरियड्स, अब दो पीरियड्स की यहाँ पे बात हुई है, देखें ना, गौर करें। ड्वेंडलिंग ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस वन टाइम, ये फॉर्मर इसको बोल सकते हैं, पहले वाला प्रीवियस, और ये बिकमिंग ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अनदर टाइम, इसको लेटर बोल सकते हैं। लेटर पीरियड्स यानी कि बाद वाला ज़माना, कौन सा अब इन दोनों में से मशहूर वाला ज़माना। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स इन द रेन ऑफ फर्स्ट जॉर्ज या जॉर्ज द फर्स्ट, दोनों ठीक हैं। मैंने क्या बताया, 1714 से लेकर 1727 तक जॉर्ज अव्वल का, फर्स्ट जॉर्ज का ज़माना रहा। दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बिन रीबिल्ट एंड लार्ज एडिशंस मेड, इस बादशाह के ज़माने में ये स्कूल इतना मशहूर हो गया कि मेन स्ट्रक्चर हैड बिन रीबिल्ट, इसकी जो मेन बिल्डिंग थी उसको दोबारा तामीर किया गया, एंड उसमें बहुत ज़्यादा एडिशंस किए गए, तोसी की गई उसके अंदर। क्यों तोसी की गई, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बिल्डिंग अकोमोडेट नहीं कर पा रही थी। और दूसरी बात, ये सेंटेंस के शुरू में देखें, ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स, वन ऑफ दोज लेटर्स, इसका मतलब है देयर वर मैनी पीरियड्स व्हेन इट बिकेम वेरी फेमस, ठीक है, इसके मशहूर होने के कई ज़माने आए, उनमें से एक ज़माना जॉर्ज अव्वल का ज़माना था। ज़रूरी नहीं है मतलब एक ही था, इसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ये बहुत मशहूर हुआ, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ज़वाल पजीर हुआ। एडिशंस मेड, यहाँ थोड़े ग्रामेटिकली देखें, द मेन स्ट्रक्चर हैड बिन रीबिल्ट एंड लार्ज एडिशंस मेड, लार्ज एडिशंस हैड बिन मेड। अब देखें, हैड बिन एक दफ़ा जिक्र हो चुका है, इसलिए यहाँ पर एडिशंस और मेड के दरमियान इसको नहीं लगाया गया, हैड बिन मेड यहाँ पर भी आना है बेसिकली। ये रीबिल्ट एंड मेड दोनों जो है ना थर्ड फॉर्म्स में इस्तेमाल हो, क्योंकि ये हैड बिन के साथ इस्तेमाल हुई और ये पैसिव है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मेड अकेला है, क्योंकि अगर इस मेड को अकेला हम लिखें तो फिर एडिशंस मेड, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा किस तरह से, क्योंकि फिर एडिशंस को हम एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट जो है वो फिर मेड, मेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव अगर वर्ब है तो इसको ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, तो टेक्निकली द सेंटेंस कन्वेज नो सेंस एट ऑल, सो इट इज़ अ पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सेमेंटिकली मीनिंग्स के लिहाज से पहले आ जाता है, तो पहले आने की वजह से उसके बाद फिर ट्रांजिटिव वर्ब अपनी ज़रूरियात सब्जेक्ट से ही पूरी कर लेता है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली, यानी कि लार्ज एडिशंस ये इसका ऑब्जेक्ट है। वर मेड यानी दे मेड लार्ज एडिशंस, एडमिनिस्ट्रेशन मेड लार्ज एडिशंस, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से गायब हो गया और लार्ज एडिशंस ऑब्जेक्ट था, यहाँ पैसिव में आकर सब्जेक्ट बन गया। लेटर आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स, नेपोलियनिक वॉर्स कब हुई, ये कहीं 19वीं सेंचुरी के बिल्कुल शुरू में 1799 से 1815 तक, 1815 तक ये जारी रही, 15 साल। इसमें यह था कि जो फ्रांस का, नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था, ये जनरल था एक बेसिकली, और ये बड़ा एम्बिशियस किस्म का शख्स था, ये चाहता था कि पूरे यूरोप पर इसका कब्ज़ा हो जाए, तो लेकिन इसके ख़िलाफ़ फिर बरतानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इस तरह की और छोटे छोटे ममालिक जो यूरोप के थे वो बरसरे पैकार रहे। तो तकरीबन ये वाक़या है 18 जून 1815 का, जब वाटरलू, एक विलेज का नाम है बेल्जियम में, अब जब बेल्जियम में उसका वाक़या है ये विलेज, उस जगह पे नेपोलियन को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई, और उसके ख़िलाफ़ जो आर्मीज़ थी वो जर्मनी और बरतानिया की मेन सरकर्दा लीडर थे उनके, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बरतानिया का एक शख्स था, वो उसका सरबराह थे इसकी हुकूमत में, आप कह सकते हैं। अच्छा, तो अब हम ये कह सकते हैं नेपोलियनिक वॉर 1799 से लेकर 1815 तक हुई, ये 1800 से लेकर 1815 तक, तो उनका जिक्र यहाँ पर हो रहा था।
लेटर आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर, यानी कि 1815 के बाद, एंड अंटिल मिड विक्टोरियन डेज, ये विक्टोरियन डेज मलका विक्टोरिया के द्वारा हुकूमत है उसकी बात हो रही है, उसका मिड, ये 1837 से लेकर 1901 तक मलका विक्टोरिया का दौर बनता है। तो इस दौर में अगर हम इसका मिड करें तो इसका मतलब ये है कि ये समवेयर इन 1870, 1870 के आसपास का जो दौर बनता है उस वक़्त तक की बात हो रही है। द स्कूल डिक्लाइंड अगेन, डिक्लाइंड और ड्विंडल्ड, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, पहले देखे ना, ये गुजरा ड्विंडलिंग, तो फिर जवाल पजीर हो गया। बोथ इन नंबर्स एंड रिप्यूट, इसकी तादाद भी कम हो गई, उसकी शोहरत भी कम हो गई। वेदर बाय हु केम इन 1840, देखिए अब ये बताया जा रहा है कि वेदर बाय ने कब ज्वाइन किया, 1840 में, और ये मैं आपको लेक्चर 1 में सारे जितने भी हेड्स थे उनका हम कह सकते हैं वर्किंग पीरियड आपको बता चुका हूँ एज अ हेड। रेस्टोर्ड इट्स फॉर्चून, बहाल किया, रेस्टोरेशन बहाली को बोलते हैं। रेस्टोर्ड इट्स फॉर्चून्स, इसकी फॉर्चून्स दौलत को भी बोलते हैं, और यहाँ पे तकदीर वगैरह, कामयाबी और नाकामी एक गिवन पीरियड टाइम पीरियड में। जो फार्चून्स लफ्ज़ है, ये फार्चून एग्जैक्टली नहीं है जो कि हम जनरली आदी हैं इस लफ्ज़ के, फॉर्चूनेट जहाँ से निकलता है, एग्जैक्टली वो लक मुराद नहीं है, लेकिन ये किसी भी शख्स या इदारे की जो कामयाबी और नाकामी होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम फार्चून्स बोलते हैं। तो इसकी जो कामयाबी यहाँ पर ले लें, स्टोर्स फॉर्चून्स समवट, किसी न किसी हद तक इसकी कामयाबी को बहाल कर दिया। बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, आने वाली फॉलोइंग तारीख, नेवर रेज इट टू अ फ्रंट रैंक स्टेटस, इसको कभी भी दर्जा अव्वल का स्कूल न बना सकी आने वाली तारीख। इट वॉज नेवर द लेस अ गुड स्कूल ऑफ द सेकंड रैंक, अब इसका क्या स्टेटस था, ये एक सेकंड रैंक का बड़ा अच्छा स्कूल था। फर्स्ट रैंक में स्कूल ईटन और हैरो की तरह के आते थे, यानी कि अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो उसकी जो तरजीह होगी वो क्या होगी, प्रायोरिटी होगी कि वो हैरो में जाए या ईटन में जाए। अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता तो फिर उसकी जो सेकंड प्रायोरिटी होगी वो ब्रुकफील्ड ज़रूर होगी। सेकंड रैंक, सेवरल नोटेबल फैमिलीज सपोर्टेड इट, अब फाउंडेशन की बात हो रही थी ना पहले, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ फाउंडेशन, ओल्ड फाउंडेशन, तो कौन सपोर्ट करता था, कौन डोनेशन देता था, सेवरल नोटेबल फैमिलीज, काफ़ी बाअसर ख़ानदान थे, इन्फ्लुएंशियल किस्म के ख़ानदान थे जो कि इसको सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली। इट सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन, तारीख साज शख्सियात इसने पैदा की। फेयर सैम्पल्स, काफ़ी सारे इस तरह के हमें नमूने मिल जाते थे, नमूने पॉजिटिव सेंस में, एक तो हम उर्दू में नमूना नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं कि कोई अगर इंतहाई निकम्मा शख्स हो उसको हम कहते हैं ये तो नमूना ही है, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसने एग्जाम्पल्स दी हमें कि ये क्या कुछ कर सकता है। फेयर, रिस्पेक्टेबल एग्जाम्पल्स ऑफ द हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज, अपनी तारीख, अपने दौर के, अपने अहद के तारीख साज अशखास इसमें से पढ़ के निकले, जिसमें जजेस थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, इस तरह हमारे पास एमपी और एमएनए होते हैं, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी से, एक तो कॉलोनी हमारे रिहायशी इलाके को भी बोलते हैं, शहर के अंदर मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ हैं हमारे पास, लेकिन असल में जो हिस्ट्री में अगर जिक्र हो रहा है तो ये कॉलोनी का मतलब ये है कि एक ताकतवर मुल्क जब किसी कमज़ोर मुल्क में जाकर वहाँ पर उन पर कब्ज़ा करके वहीं रहना शुरू कर देता है, उसको अपनी कॉलोनी बना लेता है। जिस तरह के 1857 में बाकायदा तौर पर, उससे पहले भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी होल्ड यहाँ पे बन चुका था, लेकिन 1857 में बाकायदा इसको बरतानिया की जो गवर्नमेंट थी, उनका जो क्राउन था, उसने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो हम कह सकते हैं कि 1857 से लेकर 1947 तक जो सब कॉन्टिनेंट है, जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, अब 3 ममालिक हैं, ये ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं। तो इन कॉलोनी में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालते थे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स। वाइस रॉय यहाँ भी हुआ करते थे, आखिरी वाइस रॉय आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन था। तो उस सिलसिले में ये बात हो रही है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी निकले जो कि हुकूमत ने, उस दौर की मलका ने इस काबिल समझे कि वाकई अब यहाँ पे जाके ये किसी कॉलोनी में जाके इंतज़ाम वहाँ पर संभाल सकता है। अ फ्यू पीयर्स, पीयर्स कौन होते हैं, इसको समझने के लिए चैप्टर 1 में ज़रा गौर करें। वो कोली नाम का एक लड़का था जिसने पहली क्लास में शरारत की थी मिस्टर चिप्स की, तो बाद में उसके बारे में क्या बताया गया था, वो क्या बन गया था, बैरन और ऑल्डरमैन। अब ये दोनों मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि नोबिलिटी के टाइटल्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ नवाब वगैरह जो वडेरे होते हैं इलाके के,
तो ये टाइटल्स हैं जो कि किसी खिदमत की वजह से या किसी भी और एजाज़ की बुनियाद पर उसको एजाज़ के तौर पर उसको दे दिए जाते हैं एक शख्स को। तो इसमें उसके बाद फिर अर्ल, ड्यूक, इस तरह के मुख्तलिफ टाइटल्स हैं जो उसको दिए जाते हैं। तो इसमें से इस तरह के भी यानी माशरती लिहाज से नोटेबल पर्सनस यहाँ से पढ़ के निकला करते थे। फ्यू पीयर्स एंड बिशप्स। बिशप जो है ये एक पूरे पैरिश का प्रीस्ट होता है। पैरिश क्या होता है? एक ख़ास इलाका होता है जो कि क्रिश्चियंस ने खुद डिफ़ाइन कर रखा होता है कि इसमें इतने चर्च हैं, हर चर्च के अंदर एक फादर होता है, इसको प्रीस्ट बोलते हैं जनरली, और उनके ऊपर फिर एक बिशप होता है। मोस्टली हाउएवर इट टर्न्ड आउट मर्चेंट्स। अब ये बिशप्स, पीयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और पार्लियामेंट्स के मेंबर्स और जजेस वगैरह निकलते ज़रूर थे, लेकिन ये ज़रा जस्ट एग्जांपल्स हम कुछ दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादातर इसमें से किस तरह के लोग निकलते थे जो पढ़ के निकलते थे? वो क्या बनते थे जाकर? मर्चेंट्स, ताजर, मैन्युफैक्चरर्स भी आप कह सकते हैं इसमें। मर्चेंट सिर्फ ये है कि कोई चीज़ सिर्फ एक एक्वायर करके कहीं जाके दे आएगा और मुनाफा कमा लेगा। मैन्युफैक्चरर्स उसको खुद मैन्युफैक्चर करेगा, यानी कि बनाएगा। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना, तैयार करना कोई चीज़। एंड प्रोफेशनल मैन और दूसरे पेशेवर लोग। विद द गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ। स्प्रिंकलिंग ऑफ का मतलब है कुछ तादाद, थोड़ी सी। स्प्रिंकल का लफ्ज़ी मतलब होता है छिड़काव करना, पानी वगैरह छिड़कना। तो पानी छिड़कते हैं जब आप आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें पर जो यूनिट एरिया सरफेस पे कितने पानी पड़ता होगा? बहुत थोड़ा सा। तो इसलिए स्प्रिंकलिंग का मतलब थोड़ी सी तादाद। कंट्री स्क्वायर्स की भी होती थी। स्क्वायर्स भी नोबिलिटी की टाइटल है। और पार्सन्स, ये भी छोटे पादरी होते हैं जो छोटे चर्चेस में बैठते हैं। इट वॉज द सॉर्ट ऑफ स्कूल विच वैन मैंशनड, ये ऐसा स्कूल था जब जिसका जिक्र किया जाता, वैन इट वॉज मैंशनड, वुड समटाइम्स मेक स्नॉबिश पीपल कन्फेस दैट दे रादर थॉट दे हैड हर्ड ऑफ इट। स्नॉबिश का मतलब होता है क्लास कॉन्शियस किस्म के, घुमंडी किस्म के लोग। ऐसे लोग जो कि अमीर होते हैं लेकिन इतना ज़्यादा उनके अंदर गुरूर भरा होता है, घुमंड भरा होता है कि वो किसी लो क्लास चीज़ का जिक्र भी करना पसंद नहीं करते। ठीक है जी। जो थर्ड क्लास किस्म के इदारे होते हैं उनका जिक्र भी ज़ुबान पर लाना, अपनी महफिलों में करना पसंद नहीं करते, अपनी हतक समझते हैं, अपनी इंसल्ट समझते हैं। तो इस तरह के लोग जब आपस में बैठते थे, घुमंडी किस्म के लोग, तो वो भी ऐसा नहीं होता था कि ब्रुकफील्ड का नाम भी लेना गवारा ना करें। वो मानते थे कि हाँ, अपनी महफिलों में जिक्र करते थे कि ब्रुकफील्ड स्कूल वाकई इट इज़ अ स्कूल, ये इसका वजूद है, और कन्फेस करते थे, इकरार करते इस बात का कि यकीनन इसका वजूद जो है ना एक अच्छा है हमारे लिए। इतना तौहीन आमेज़ इसके स्टेटस इसका नहीं था। अच्छा स्कूल था, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा, मिडिल किस्म का, मीडियोकर किस्म का स्कूल था। बट इफ़ इट हैड नॉट बिन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, अगर ये इस तरह का स्कूल ना होता, किस तरह का? ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। इट वुड प्रॉबली नॉट हैव टेकन चिप्स, तो शायद ये चिप्स को कभी भी अपने यहाँ जॉब ना देता। क्यों? वजह लिखी हुई है। फॉर, क्योंकि चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस, ना मुआशरती लिहाज से ना तालीमी लिहाज से, वॉज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल, नो मोर ब्रिलियंट दैन ब्रुकफील्ड इटसेल्फ। मुआशरती और तालीमी लिहाज से दोनों मैदानों में ब्रुकफील्ड भी ना बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा था, और सेम वाज द केस विद मिस्टर चिप्स। ना वो बहुत ब्रिलियंट था, बहुत इंटेलिजेंट, और ना ही वो बहुत ज़्यादा डल और इंतहाई कोड़ मगज़ कुंद जहन किस्म का शख्स था। वो भी एक मीडियोकर किस्म का शख्स था। ठीक है ना, बहुत ज़हीन, ना बहुत काबिल, और ना ही बिल्कुल ना अहल। तो ब्रुकफील्ड और मिस्टर चिप्स में ये एक सिमिलैरिटी थी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, और ये क्वेश्चन पेपर में एक दो बार अपीयर हो भी चुका है। तो ये बात जहन में रखें कि व्हाट वाज सिमिलर बिटवीन मिस्टर चिप्स एंड ब्रुकफील्ड? बोथ ऑफ देम वर विद मीडियोकर। सिनोनिम जो हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। रैम्पर्ट का मैंने आपको यही बताया था कि ये एक फसील को बोलते हैं, हिफाजती दीवार को बोलते हैं। डिफेंसिव वॉल एम्बैंकमेंट, अर्थवर्क, पैरापिट, ब्रेस्टवर्क, बैटलमेंट। दूसरे लफ्ज़ मेंटल है। मेंटल, ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर हमने पढ़ा था। तो मेंटल क्या है जनाब? कवरिंग, लेयर, मैंने आपको तय बताया था ना, लेयर। ब्लैंकेट, शीट, वेल, कर्टन, कैनपी। फैन मैंने आपको बताया था दलदली इलाके को बोलते हैं। मार्श, मार्श लैंड, सॉल्ट मार्श, फैन लैंड, वेट लैंड एंड सो ऑन। रेस्टोर मैंने उर्दू में बताया था बहाल कर देना। reinstate, put back, replace, bring back, reinstitute, reimpose, reinstall and so on.
ड्विंडल मैंने क्या बताया था उर्दू में आपको, जवाल पजीर हो जाना, डिक्लाइन। मैंने आप दोबारा जब लफ्ज़ आया था मैंने आपको बताया था कि ड्विंडलिंग और डिक्लाइन दोनों एक ही सेंस कन्वे करते हैं। डीजनरेट, डिटीरियोरेट, फेल, एब, वेन, सिंक, स्लिप एंड सो ऑन। इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस मतलब मैंने क्या बताया था, वेरी फेमस, बहुत मशहूर हो जाना। एमिनेंट, नुमायाँ हो जाना, इतना मशहूर हो जाना कि सामने आ जाना सबके। एमिनेंट, प्रोमिनेंट, डिस्टिंग्विश्ड, अक्लेम्ड, नोटेड, नोटेबल, नोटवर्दी, प्रोमिनेंट, प्रीएमिनेंट, फोरमोस्ट एंड सो ऑन। सेवरल नोटेबल फैमिलीज सपोर्टेड इट, तो ये हमने ये पढ़ा है ना, मशहूर ख़ानदान। इन्फ्लुएंशियल मैंने बताया बासर, प्रोमिनेंट, इंपॉर्टेंट, वेल नोन, फेमस, फेम्ड, नोटेड, डिस्टिंग्विश्ड, ग्रेट, एमिनेंट, प्रीएमिनेंट एंड सो ऑन। स्प्रिंकलिंग, अभी बात लास्ट हो रही थी कि स्प्रिंकलिंग छिड़काव, मैंने कहा था थोड़ी सी तादाद, यही बताया। यानी देखें ना, ख़ास तौर पर स्प्रिंकलिंग ऑफ, इसी सेंस में एल्डरली लेडीज़ वर मेकिंग देयर वेज टू चर्च, स्प्रिंकलिंग ऑफ एल्डरली लेडीज़, यानी कि थोड़ी सी। फ्यू, वन और टू, हैंडफुल, स्मॉल नंबर, ट्रिकल, स्मैटरिंग। लास्ट सिनोनिम जो हमारे पास वो है स्नॉबिश। ठीक है जी, मैंने क्या बताया था उर्दू में, घुमंडी, बड़ा मुतकब्बिर किस्म का कोई शख्स जिसको अपनी क्लास कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा हो, कि वो अगर अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता है तो वो उसकी बहुत ज़्यादा माइंड में ये बात हर वक्त रखे और कभी लोअर क्लास के लोगों का जिक्र भी करना पसंद ना करे। अलीटिस्ट, अलीट क्लास है, अलीट से अलीटिस्ट। स्नॉबी, सुपीरियर, सुपरसीलियस, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब दूसरों से हर कट कर रहे हैं, एक्सक्लूड करें अपने आप को कि मैं तो बहुत स्पेशल हूँ। एरोगेंट, प्राउड, हॉटी, डिसडेनफुल एंड सो ऑन। So students, this was today's lecture. If there is any question, feel free to ask anything about it, about synonyms, about question answers, about explanation, anything that you have failed to miss and failed to understand, you can ask it in comment section or on Facebook. So till the next lecture, Allah Hafiz.